Hey guys, welcome to the 14th lecture of the chapter Respiration in Plants. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पार्ट 2 देखेंगे। बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर 13 में हमने इस टॉपिक की शुरुआत की थी और इस लेक्चर में हम इस टॉपिक को एंड करने वाले हैं लेक्चर नंबर 14 में। चलो लेक्चर शुरू करते हैं। तो इतनी बातें तो आपने पहले से पढ़ के रखी है, राइट? लास्ट लेक्चर में मैंने ये सारी बातें आपको अच्छे से बताया था। अब देखिए, हम लास्ट में हमने क्या बात किया था, जो साइटोक्रोम सी प्रोटीन है हमारा, ठीक है, ये एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आता है। जब कॉम्प्लेक्स 3 का साइटोक्रोम C1 अपना 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम सी को देता है, तो साइटोक्रोम सी जो है हमारा मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आता है। ये साइटोक्रोम सी एक मोबाइल कैरियर है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है, मान लो ये इनर मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर हमारा ये रहा साइटोक्रोम सी, ठीक है। ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर ऐसे मूव कर सकता है अलोंग द इनर मेम्ब्रेन, ऐसे मूव कर सकता है, ठीक है। तो ये साइटोक्रोम सी जो है हमारा मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये ऐसे मूव करेगा, जाएगा कॉम्प्लेक्स 4 के पास और ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा कॉम्प्लेक्स 4 में प्रेजेंट कॉपर ए को, ठीक है। ये जो कॉपर ए है ये आगे 2 इलेक्ट्रॉन देता है साइटोक्रोम ए को। साइटोक्रोम ए प्रोटीन जो है वो आगे ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है साइटोक्रोम A3 को, और साइटोक्रोम A3 आगे दे देगा कॉपर बी को ये 2 इलेक्ट्रॉन। कॉम्प्लेक्स 4 के कंपोनेंट कौन कौन से है? साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम A3 और 2 कॉपर सेंटर, कॉपर ए और कॉपर बी। कॉपर ए जो है वो साइटोक्रोम ए का पार्ट है, कॉपर बी जो है वो साइटोक्रोम A3 का पार्ट है। आपको याद रखना है, ठीक है। हमने तो देखा था कॉम्प्लेक्स 4 में कितने कॉम्प्लेक्स 4 के कंपोनेंट क्या क्या थे, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम A3 और 2 कॉपर सेंटर। कौन कौन? कॉपर ए, कॉपर बी। कॉपर ए जो है वो साइटोक्रोम ए का पार्ट है और कॉपर बी जो है वो साइटोक्रोम A3 का पार्ट है। तो कॉपर ए इलेक्ट्रॉन किसको देगा? 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम ए को, और फिर साइटोक्रोम ए साइटोक्रोम A3 को देता है वो 2 इलेक्ट्रॉन, और साइटोक्रोम A3 फिर वो 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? कॉपर बी को। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट चल रहा है। अब ये जो कॉपर बी है ये क्या करेगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन था ना, ये दे देगा किसको? ऑक्सीजन को। ये एटॉमिक ऑक्सीजन है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। एटॉमिक ऑक्सीजन है, रिएक्टिव होते हैं, ओके, रिएक्टिव होते हैं। और ये जो ऑक्सीजन है कहाँ प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। हम सांस लेते हैं तो एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन आता है, ठीक है, तो यही ऑक्सीजन कहाँ चला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, ठीक है। इसने क्या एक्सेप्ट किया? 2 इलेक्ट्रॉन, किससे? कॉपर बी से। तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है ETS का? ऑक्सीजन। कहाँ प्रेजेंट है? मैट्रिक्स में। अब जैसे ही इस ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आता है, ये जो हमारा एटॉमिक ऑक्सीजन है ये क्या करता है? 2 प्रोटॉन ले लेता है मैट्रिक्स से, ठीक है। अब 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि हाइड्रोजन H2, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन H2, ठीक है। और ये हमारा रिएक्टिव ऑक्सीजन 2 प्रोटॉन ले लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन मिल ही गया तो फॉर्मेशन कर देता है किसका? H2O का। याद रखिएगा यहाँ पे हम एटॉमिक ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं, एटॉमिक ऑक्सीजन यहाँ पे काम आ रहा है, ठीक है। पूरा O2 काम नहीं आ रहा, हाफ O2 काम आ रहा है, क्योंकि पूरा O2 अगर रिएक्ट करता 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन के साथ तो हमें मिल जाता पूरा O2, तो हमें मिल जाता H2O2। हमें H2O2 नहीं बनाना, हमें H2O बनाना है, इसलिए हम एटॉमिक ऑक्सीजन ले रहे हैं, हाफ O2, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे H2O बना। अब एक और चीज आपको याद रखना है, ठीक है, एक और चीज आपको याद रखना है, जैसी हमारा ये जो एटॉमिक ऑक्सीजन है कॉपर बी से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, वैसे ही क्या होता है? मैट्रिक्स में से 2 प्रोटॉन चला जाता है कहाँ? PMS में, PMS में, ठीक है, PMS में चला जाता है। जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है एटॉमिक ऑक्सीजन, वैसे ही 2 प्रोटॉन मैट्रिक्स से चला जाता है कहाँ? PMS में, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, ठीक है। चलिए, इतना बात आपको आई होप समझ में आया होगा। अब आप एक कंफ्यूजन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे देखिए 2 प्रोटॉन आया है, ठीक है। आप बोलोगे सर कॉम्प्लेक्स 1 में देखो, कॉम्प्लेक्स 1 में यहाँ पे 4 प्रोटॉन है, कॉम्प्लेक्स 3 में भी 4 प्रोटॉन है, 2+2। यहाँ पे सिर्फ 2 प्रोटॉन है, यहाँ पे 2 प्रोटॉन और क्यों नहीं है? यहाँ पे भी 4 प्रोटॉन होता, क्या दिक्कत है? तो मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। देखिए, इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर बी से गया है हाफ O2 के पास, तब जाके ये 2 प्रोटॉन जो है वो गया है PMS में। उसी तरीके से आप
पुराने लास्ट लेक्चर को याद कीजिए, FeS से जब 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा था UQ के पास तो भी 2 प्रोटॉन आपका PMS में आ रहा था, कहां से, मैट्रिक्स से। ये जो 2 प्रोटॉन है ना, ये जो 2 प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट से नहीं आए, ये तो NaDH2 के इलेक्ट्रॉन है। H2 में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन तो जाके ETS चला रहा है, ठीक है। और ये 2 प्रोटॉन जो NaDH2 के H2 का है वो गया है यहाँ PMS में, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हुआ है, तब जाके ये 2 इलेक्ट्रॉन सॉरी 2 प्रोटॉन PMS में आया। यहाँ पे भी देखिए जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हुआ है O2 के पास, O2 ने जब एक्सेप्ट किया तब जाके ये 2 प्रोटॉन आया है PMS में। कॉम्प्लेक्स 4 की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होने के कारण से भी देखो यहाँ पे प्रोटॉन क्या हो रहा है, प्रोटॉन का मूवमेंट हो रहा है, प्रोटॉन मैट्रिक्स से PMS में आ जा रहा है। कॉम्प्लेक्स 1 में भी हो रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन जैसी FeS से UQ के पास गया 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 प्रोटॉन आ गया कहाँ, PMS में। पर ये जो 2 प्रोटॉन है ना, ये जो 2 प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट से नहीं आए, ये तो कब आए, ये तो NaDH2 का है। समझ में आ रहा है ना, NaDH2 का H2 जो था उसका 2 इलेक्ट्रॉन है ये। वैसे यहाँ पे भी देखिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन का जब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है, यहाँ पे UQ है, UQ के पास वो 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, ठीक है। UQ क्या करता है, 2 प्रोटॉन लेता है, UQ H2 में कन्वर्ट हो जाता है, UQ H2 जब वापस UQ में कन्वर्ट होता है, 1 इलेक्ट्रॉन तो UQ रख लेता है और 1 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B को दे देता है। तो यहाँ पे भी आप देखिए 2 इलेक्ट्रॉन गया UQ के पास, ठीक है, इसने 2 प्रोटॉन लिया, तो यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स 1 के वजह से जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है उसके वजह से 2 प्रोटॉन आया है। और यहाँ पे देखिए ये FeS से 2 इलेक्ट्रॉन गया है UQ के पास, तो कॉम्प्लेक्स 2 के वजह से जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है उसके वजह से ये 2 प्रोटॉन यहाँ पे आया है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के वजह से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के वजह से जो इलेक्ट्रॉन मूव किया है, समझ रहे हो ना बात को। यहाँ पे ये जो प्रोटॉन है ये भी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के वजह से आया है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है एटॉमिक ऑक्सीजन ने तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है। ये भी 2 प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के वजह से हुआ है, ये भी आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के वजह से हुआ है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो प्रोटॉन है ये तो NaDH2 में जो H2 है उसका प्रोटॉन है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो कॉम्प्लेक्स 1 से कितने प्रोटॉन PMS में आए थ्रू कॉम्प्लेक्स 1, आप बोलोगे सर 4 प्रोटॉन। 2 प्रोटॉन तो ये NaDH2 में जो H2 है उसके, और ये 2 प्रोटॉन जब FeS से 2 इलेक्ट्रॉन मूव किया था UQ H2 के पास, ठीक है। तो टोटल 4 प्रोटॉन। और कॉम्प्लेक्स 3 से कितने प्रोटॉन आए हैं, यहाँ पे भी आप कहोगे सर 4 प्रोटॉन। ये 2 प्रोटॉन कब, जब कॉम्प्लेक्स 1 में जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ UQ के पास गया, UQ H2 1 इलेक्ट्रॉन इसने अपने पास रख लिया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, उसके वजह से 2 प्रोटॉन यहाँ पे आया है, ठीक है। ये H2 का जो 2 इलेक्ट्रॉन था ना, आपको अच्छे से मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, H2 में 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं H2 में, राइट। यहाँ पे मैंने लिख दिया इसलिए अच्छे से। 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन तो UQ अपने पास रख लेता है, 1 साइटोक्रोम B को देता है। तो इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण जो ये जो 2 प्रोटॉन था, ये 2 प्रोटॉन यहाँ आ जाता है कॉम्प्लेक्स 3 से होते हुए PMS में। सेम चीज यहाँ पे भी चलेगा, यहाँ पे भी यूबिक्विनॉन के साथ ये भी वही चीज हो रहा है। यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स 1 की वजह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ये 2 प्रोटॉन PMS में आ जा रहा है। पुराना लास्ट लेक्चर अच्छा से देख के आना, ठीक है। लेक्चर नंबर 13, ये लेक्चर नंबर 13 पार्ट 1 था, पार्ट 2 है। पार्ट 2 तभी देखते हैं जब पार्ट 1 अच्छे से पता हो, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे अच्छा कॉम्प्लेक्स 2 से कोई प्रोटॉन आया क्या, बोलोगे नहीं सर, कॉम्प्लेक्स 2 से कोई प्रोटॉन PMS में नहीं आया। देखो कॉम्प्लेक्स 2 में जो ये जो प्रोटॉन था ना, ये मैट्रिक्स में चला गया, ये देखो यहाँ पे मैंने दिखाया मैट्रिक्स में ही रह गया, मैट्रिक्स से कोई PMS में नहीं आया। कॉम्प्लेक्स 4 से क्या कोई प्रोटॉन आया है PMS में, हाँ आया है। कब, जब कॉपर B से 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया O2 ने, जो कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है हमारा ETS सिस्टम का, तब जाके 2 प्रोटॉन कहाँ आ गए, PMS में आ गए, मूव कर गए। ऑलराइट, तो अब देखिए ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है ये आके PMS में, सॉरी सारे प्रोटॉन जो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण ये सारे प्रोटॉन जो है, यहाँ पे देखिए जितने भी प्रोटॉन है ETS चला, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हुआ, तो ये सारे प्रोटॉन जो है कहाँ आ गए, PMS में आ गए। ऑलराइट, PMS में आ गए। अब ये जितने के जितने प्रोटॉन हैं ये आगे कॉम्प्लेक्स 5 से होके बाहर निकलेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 5 से होके, कॉम्प्लेक्स 5 का नाम क्या हमारा, ऑक्सीजोम कॉम्प्लेक्स, ATPase कॉम्प्लेक्स बोल लो,
ठीक है, तो इसके थ्रू जितने भी प्रोटॉन है पीएमएस में वो बाहर निकलेंगे। कॉम्प्लेक्स 5 में याद कीजिए क्या क्या दो कंपोनेंट है, F0 और F1। तो इतने सारे प्रोटॉन जब पीएमएस में आ गए, ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एक प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो गया, कह सकते हैं ना, प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो गया। यहाँ पे प्रोटॉन का कंसेंट्रेशन बढ़ गया, यहाँ प्रोटॉन का कंसेंट्रेशन घट गया, तो प्रोटॉन H+ का कंसेंट्रेशन घट गया, तो ऊपर की तरफ मैट्रिक्स में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। और पीएमएस में इतने सारे प्रोटॉन है, इसके वजह से पीएमएस में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का जो डिफरेंस है ना, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है, क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स में तो नेगेटिव चार्ज हो जा रहा है और पॉजिटिव हो जा रहा है पीएमएस, बीच में ये इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन का जो मैट्रिक्स है, ऊपर में जो मैट्रिक्स है उसमें नेगेटिव, और जो इधर पीएमएस है इधर क्या पॉजिटिव, तो चार्ज का डिफरेंस है, तो हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप हो गया। ठीक, चलो अब देखो, ये हमारा पूरा प्रोटॉन भरा हुआ है। अब पीएमएस में प्रोटॉन का कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, मैट्रिक्स में कम है, तो प्रोटॉन का मूवमेंट कहाँ होगा? पीएमएस से मैट्रिक्स की तरफ। ठीक है, तो ये प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटेगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटेगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटेगा, प्रोटॉन का मूवमेंट होगा। कैसे होगा? प्रोटॉन जो आपको पता है हमारा कॉम्प्लेक्स 5 के दो कंपोनेंट है F0 और F1। F0 से ये प्रोटॉन जाएगा बाहर, यहाँ पे मैंने दिखा दिया, देखो प्रोटॉन जाएगा कहाँ? मैट्रिक्स में, पीएमएस से मैट्रिक्स में। अब जैसे पीएमएस से मैट्रिक्स में प्रोटॉन जाता है, आपको पता है क्या होता है? F0 से जैसी प्रोटॉन निकलता है F1 एक्टिवेट होता है और F1 पे एटीपी का सिंथेसिस हो जाता है। एडीपी एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट के साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ता है और एटीपी का सिंथेसिस हो जाता है। कब? जब F0 से प्रोटॉन निकलेगा, मूव करेगा, F1 एक्टिवेट होगा और F1 पे एटीपी सिंथेसिस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो NADH2 था और यहाँ पे FADH2, NADH2 और FADH2 से ETS शुरू हुआ। ठीक है, NADH2 से जब शुरू होगा ETS तो कॉम्प्लेक्स 1 से होगा, FADH2 से जब शुरू होगा तो कॉम्प्लेक्स 2 से शुरू होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है तो उसके कारण से प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पे देखो प्रोटॉन आके जमा हो रहा है जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है। प्रोटॉन ग्रेडियंट जब टूटेगा, डेवलप हुआ, और जब टूटेगा तो एटीपी को बनाकर टूटेगा, एटीपी का सिंथेसिस होगा। चलिए और सुनिए, और आपको मुझे क्या बताना था, हाँ, अब ये जो एटीपी का सिंथेसिस हुआ है इसको आप क्या कहोगे? फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, एटीपी का सिंथेसिस हो गया, फॉस्फोराइलेशन हम कह रहे हैं। फॉस्फोराइलेशन तो याद करो फोटोसिंथेसिस के टाइम भी हुआ था। मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूँ, जब मैंने आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ाया था उसमें आप याद करो, मैं फोटोसिंथेसिस में भी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया था जिसे कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। याद है? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जब मैंने आपको पढ़ाया था फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, तो वहां पे हमने थाइलाकॉइड जो क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे हैं ना, फोटोसिंथेसिस के टाइम तो हम क्लोरोप्लास्ट पढ़ रहे थे, तो वहां पे याद करो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में क्या हो रहा था? पूरा ETS चल रहा था, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे लाइट गिर रहा था, लाइट गिर रहा था थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, उस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा था, तो उस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से थाइलाकॉइड जो कि क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकॉइड, वहां पे भी प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो रहा था, और वहां पे जब वो प्रोटॉन ग्रेडियंट टूट रहा था फोटोसिंथेसिस के टाइम, याद करो, तो एटीपी बना के दे रहा था, तो हम तब कह रहे थे कि फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे जब लाइट गिर रहा था, क्लोरोप्लास्ट के ऊपर जब लाइट गिर रहा था, तब जाके ये पूरा जो ETS था वो वाला ETS एक्टिवेट हो रहा था और एटीपी का सिंथेसिस हो रहा था। तब हम कह रहे थे फोटोफॉस्फोराइलेशन, लाइट के वजह से एटीपी बना है, फॉस्फोराइलेशन। पर यहाँ जो ये जो ETS पढ़ रहे हैं हम लोग रेस्पिरेशन में, इसे हम कहेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यहाँ पे जो एटीपी बना है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन के वजह से हुआ है। शुरू शुरू में जब हमने सेलुलर रेस्पिरेशन चलाया था ग्लाइकोलाइसिस से, तो हमने रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट
ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किया था। ऑक्सीडेशन करते 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 लिंक रिएक्शन में हमने ऑक्सीडेशन किया, क्रेब्स साइकिल में हमने ऑक्सीडेशन किया। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? रिलीज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन रिलीज हो रहा था तो उसको एक्सेप्ट कौन कर रहा था? NAD+। NAD+ जब उस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा था तो क्या बना रहा था? NADH2। और वही NADH2 और FADH2 कहाँ काम आते हैं? ETS में। और ये NADH2 और FADH2 के जो हाइड्रोजन है, इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलाते हैं, तो उसके कारण प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है। प्रोटॉन ग्रेडियंट जब टूटता है तो ATP बनता है। तो यहाँ पे ये पूरा जो ATP बना है, फॉस्फोराइलेशन जो प्रोसेस, ये किस वजह से हुआ है? जब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का आपने ऑक्सीडेशन कराया तो हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। लेकिन फोटोसिंथेसिस के समय क्लोरोप्लास्ट में, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में जो ATP बन रहा था, फॉस्फोराइलेशन हो रहा था, वो हो रहा था फोटोफॉस्फोराइलेशन, लाइट की वजह से। जब प्लांट के ऊपर लाइट गिर रहा था तब जाके वो पूरा ETS चल रहा था फोटोसिंथेसिस के टाइम। तो हम कह रहे थे फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे जो ETS है, रेस्पिरेशन में जो आप पढ़ रहे हो ETS, इसको आप क्या कहोगे? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्योंकि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज का आपने क्या किया? आपने किया उसका ऑक्सीडेशन, तब जाके यहाँ पे देखिए आपका ATP बना है, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हम कहेंगे। ठीक, यहाँ पे आप एक और चीज सुनो, यहाँ पे केमियोस्मोसिस भी हो रहा है। केमियोस्मोसिस तो एक प्रोसेस है जिसका मतलब होता है ATP का सिंथेसिस। केमियोस्मोसिस भी तो चल रहा है यहाँ पे। देखो, केमियोस्मोसिस के लिए आपने क्या क्या रिक्वायरमेंट पढ़ा था? एक मेम्ब्रेन होना चाहिए, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन। एक क्विनॉन प्रोटीन होना चाहिए, तो है ही यूबिक्विनॉन, यूबिक्विनॉन प्रोटीन है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या? एक प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होना चाहिए, हो रहा है प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप। ठीक है, और ये प्रोटॉन ग्रेडियंट टूट रहा है ऑक्सीजन पार्टिकल के वजह से, यहाँ पे ऑक्सीजन पार्टिकल भी प्रेजेंट है। तो 4 रिक्वायरमेंट होता है केमियोस्मोसिस के लिए। एक्सक्यूज मी, एक मेम्ब्रेन, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है। क्विनॉन प्रोटीन, तुम्हारे पास यूबिक्विनॉन है। प्रोटॉन ग्रेडियंट का डेवलप होना, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है। और ऑक्सीजन पार्टिकल का प्रेजेंट होना, तो ऑक्सीजन पार्टिकल F0 और F1 है ही। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि केमियोस्मोसिस हो रहा है। केमियोस्मोसिस तो वहां पे भी हो रहा था, फोटोसिंथेसिस जब आप पढ़ रहे थे। तो केमियोस्मोसिस तो एक कॉमन प्रोसेस है जिसका मतलब होता है ATP का सिंथेसिस व्हेन ऑल दोस 4 क्राइटेरियाज आर मेट। 4 क्राइटेरिया यहाँ पे भी मीट हो रहा है, तो हम कह रहे हैं केमियोस्मोसिस हो रहा है, पूरा हो रहा है ना 4 क्राइटेरिया। फोटोसिंथेसिस के समय नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन आपने पढ़ा था, जो कि एक तरह का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो वहां पे भी तो केमियोस्मोसिस हो रहा था, और केमियोस्मोसिस यहाँ पे भी हो रहा है। केमियोस्मोसिस के लिए तो 4 क्राइटेरिया बस पूरा होना जरूरी है, तो वहां भी पूरा हो रहा था, यहाँ पे भी पूरा हो रहा है। तो हम कह रहे हैं केमियोस्मोसिस भी हो रहा है यहाँ पे। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन तो हो ही रहा है, ऑक्सीडेशन की वजह से ATP का सिंथेसिस। ठीक है, चलिए अब देखिए NADH2। ठीक है, NADH2 से जब ETS शुरू होता है तो कितने कॉम्प्लेक्स काम करते हैं? 1, 3 और 4। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स और ये चौथा। FADH2 जब ETS चलाता है तो कॉम्प्लेक्स 2 काम करता है। ठीक है, फिर कॉम्प्लेक्स 3 काम करता है और कॉम्प्लेक्स 4 काम करता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, 3, 4 फॉर FADH2। अब देखो NADH2, मैंने क्या कहा था? NADH2 जब ETS में जाएगा तो उससे कितने? 3 ATP बनेंगे। क्यों? क्योंकि 3 कॉम्प्लेक्स काम करते हैं, और इन तीनों कॉम्प्लेक्स में से ये जो 3 कॉम्प्लेक्स है, तीनों कॉम्प्लेक्स से देखो इसके थ्रू प्रोटॉन जो है वो PMS में आ रहा है। कॉम्प्लेक्स 1 से देखो 4 प्रोटॉन PMS में आ रहा है, कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू कितना? 4 प्रोटॉन। कॉम्प्लेक्स 3 के थ्रू भी आप देखो 4 प्रोटॉन आ रहा है, और कॉम्प्लेक्स 4 के थ्रू 2 प्रोटॉन आ रहा है। तो जब NADH2 ETS चलाता है तो इसके तीनों कॉम्प्लेक्स के थ्रू प्रोटॉन PMS में आता है। तो हम कहते हैं तीनों कॉम्प्लेक्स के थ्रू प्रोटॉन PMS में आ रहा है तो 3 ATP बना के जाएगा जब भी NADH2 ETS चलाएगा तो। और FADH2 जब ETS चलाता है ना, तो सिर्फ 2 ही कॉम्प्लेक्स है जिसके थ्रू प्रोटॉन PMS में आता है, तो हम कहते हैं कि 2 ATP बनाता है FADH2। कौन है? देखो वो 2 कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 3 जिससे 4 प्रोटॉन आए हैं, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स 4 जिससे 2 प्रोटॉन आए। कॉम्प्लेक्स 2 जो है हमारा, कॉम्प्लेक्स 2 इससे 0 प्रोटॉन आता है, 0 प्रोटॉन, कोई प्रोटॉन नहीं आता। आपको पता है कॉम्प्लेक्स 2 से, कॉम्प्लेक्स 2 के थ्रू कोई प्रोटॉन नहीं आता, उल्टा ये प्रोटॉन तो मैट्रिक्स में चला जाता है, मैट्रिक्स में आता नहीं है PMS में। तो जब FADH2 ETS में एंटर करेगा तो इसके जो 2 कॉम्प्लेक्स है उसके थ्रू प्रोटॉन आता है,
इन्वॉल्व तो 3 कॉम्प्लेक्स होते हैं, 2 3 4, लेकिन सिर्फ 2 ही कॉम्प्लेक्स होता है जिसके थ्रू प्रोटॉन पीएमएस में आता है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, तो 2 एटीपी बना के जाएगा, और NADH2 3 एटीपी बना के जाएगा। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। तो मैं एक लाइन कह रहा हूँ, आपको एनसीईआरटी में मिलेगी, नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन डिपेंड्स ऑन द नेचर और टाइप ऑफ हाइड्रोजन डोनर, कि अगर NADH2 अपना हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है तो 3 एटीपी बनेगा, और अगर FeDH2 अपना हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन तो 2 एटीपी बनेगा। ये एनसीईआरटी का लाइन है, ठीक है। नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस्ड, मैं फिर से बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन डिपेंड्स अपॉन द नेचर और टाइप ऑफ द हाइड्रोजन डोनर। ठीक, चलिए, तो आई होप आपको ETS समझ में आया होगा। कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आपको बस अच्छे सब कुछ ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए, अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा और पूरे ETS को रिवाइज भी करा दूंगा। कॉम्प्लेक्स 1 है, कॉम्प्लेक्स 1, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 1 के पास NADH2 का 2 इलेक्ट्रॉन गया। जब NADH2 से ETS शुरू होता है तो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाता है? कॉम्प्लेक्स 1। NADH2 से अगर ETS शुरू हो रहा है तो कॉम्प्लेक्स 1 से शुरू होगा, ठीक है। NADH2 का जो हाइड्रोजन है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है। 2 प्रोटॉन तो PMS में चले जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 में जाएगा और ETS की शुरुआत होगी। 2 इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ जाता है? कॉम्प्लेक्स 1 से UQ के पास, यूबिक्विनोन के पास। यूबिक्विनोन आपको पता है कमीशन खाता है, 1 इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रिजर्व करके रख लेता है और 1 इलेक्ट्रॉन को आगे कॉम्प्लेक्स 3 के पास भेज देता है। कॉम्प्लेक्स 3 से ये इलेक्ट्रॉन आगे जाता है कहाँ? कॉम्प्लेक्स 4 के पास, आपको पता है कॉम्प्लेक्स 4, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 4 से ये जो इलेक्ट्रॉन है आगे चला जाता है कहाँ? O2 के पास, एटॉमिक ऑक्सीजन के पास। और एटॉमिक ऑक्सीजन क्या करता है? प्रोटॉन लेता है कहाँ से? मैट्रिक्स से, और H2O बना देता है, ठीक। कॉम्प्लेक्स 2 से अगर ETS शुरू हो रहा है यानी कि FADH2 है, FADH2 का जो हाइड्रोजन है वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 2 को देगा। FADH2 जब ETS शुरू होगा तो कॉम्प्लेक्स 2 से शुरू होगा, ठीक। और FADH2 का जो 2 प्रोटॉन है वो भी PMS में चला जाता है, राइट, PMS में चला जाता है। नहीं रे बुड़बक, इसका प्रोटॉन मैट्रिक्स में ही रह जाता है। समझाया था ना, कॉम्प्लेक्स 2 से कोई प्रोटॉन आता ही नहीं है PMS में, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 2 के पास गया FADH2 से, और ये फिर आगे जाएगा UQ के पास। UQ अगेन कमीशन खाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेगा और 1 आगे कॉम्प्लेक्स 3 को भेज देगा। कॉम्प्लेक्स 3 आगे उस इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 4 के पास चला जाए भेज देगा। तो कॉम्प्लेक्स 4 के पास कितने? 2 इलेक्ट्रॉन गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया है, ठीक है। और यही 2 इलेक्ट्रॉन जो आगे इसको हमारा एटॉमिक ऑक्सीजन जो है जो प्रेजेंट है मैट्रिक्स में एक्सेप्ट करता है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, और 2 प्रोटॉन लेता है कहाँ से? मैट्रिक्स से, और H2O बना देता है, राइट। इतनी बातें आपको पता है। अब देखिए, ये रहा हमारा कॉम्प्लेक्स 4 के सारे कंपोनेंट, कॉपर A, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 और कॉपर B, ठीक। अब सोचिए किसी वजह से ये जो ऑक्सीजन है वो नहीं प्रेजेंट है मैट्रिक्स में, और क्योंकि आपको पता है ETS जो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये एक एरोबिक रेस्पिरेशन के समय चलने वाला प्रोसेस है, यानी कि ऑक्सीजन होना ज़रूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ ऑक्सीजन होना क्यों ज़रूरी है। ये आपको तब पता चलेगा जब मैं आपको बताऊंगा ऑक्सीजन नहीं होने पे क्या होता है। अगर ये ऑक्सीजन नहीं होगा ना, अगर आप सांस लेना बंद कर दो, ठीक है, मैं आपके मुंह पे आके एक तकिया रख दूँ मूवीज में देखते हो ना, फिल्म में वो विलेन जाता है और लड़की के मुंह पे ऐसे तकिया रख देता है, उसकी दम घुट जाती है, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, आप सांस लेना छोड़ दोगे तो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन नहीं होगा। ऑक्सीजन नहीं होगा तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसको एक्सेप्ट करने वाला कोई नहीं होगा। अब इसको एक्सेप्ट करने वाला कोई नहीं होगा तो क्या होगा? देखो, इसको एक्सेप्ट करने वाला कोई नहीं होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके रुक जाएगा, क्योंकि O2 तो है ही नहीं, आगे ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास जाए? तो इससे क्या होगा? ये जो पूरा प्रोसेस है ना डगमगा जाएगा। कॉम्प्लेक्स 3 से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे ना वो भी आना बंद हो जाएंगे, इसको कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ऊपर के जितने भी प्रोसेस है सब रुक जाएगा। कॉम्प्लेक्स 4 काम करना बंद कर देगा तो कॉम्प्लेक्स 2 भी काम करना बंद कर देगा, कॉम्प्लेक्स 3 काम करना बंद कर देगा, कॉम्प्लेक्स 1 काम करना बंद कर देगा, पूरा का पूरा ETS काम करना बंद कर देगा। ETS काम करना बंद किया तो क्रेब्स साइकिल काम करना बंद कर देगा, क्योंकि आपको पता है ETS के समय तो NADH2 NAD+ में
कन्वर्ट होता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन तो आगे ईटीएस चलाता है और 2 प्रोटॉन जो है वो पीएमएस में चला जाता है। अब अगर ये पूरा का पूरा रुक गया तो NADH2 NAD प्लस में कन्वर्ट नहीं होगा, और आपको पता है ये NAD प्लस आगे जाके क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है और क्रेब्स साइकिल में ऑक्सीडेशन होता है तो NAD प्लस H2 को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल रुक जाएगा तो लिंक रिएक्शन रुक जाएगा, लिंक रिएक्शन रुक जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस सब कुछ रुक जाएगा, सब कुछ रुक जाएगा। रुक गया तो क्या होगा, बताओ आप क्या होगा? आपके अंदर एनर्जी नहीं बनेगा, रेस्पिरेशन सेल करना छोड़ देगा। सेलुलर रेस्पिरेशन जो है, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में चलता है ना, आप ऑक्सीजन ही हटा दिए तो देखो कितना कुछ हो रहा है, पूरा प्रोसेस रुक जाएगा यार। पूरा प्रोसेस रुक गया तो एनर्जी नहीं बनेगा, एनर्जी नहीं मिलेगा तो मेटाबॉलिज्म नहीं चलेगा, मेटाबॉलिज्म नहीं चलेगा तो आपका स्वाहा, डेथ हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, ऑक्सीजन। तो इसीलिए ईटीएस जो है ना, इसके लिए एरोबिक कंडीशन ज़रूरी है, ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है, इसलिए तो हम एरोबिक रेस्पिरेशन कह रहे हैं ना। ठीक, अब एक और कंडीशन सुनिए, साइनाइड का नाम सुना है आपने? एक तरह का जहर कहते हैं, केमिकल है, टॉक्सिक होता है साइनाइड। मूवीज में, टीवी सीरीज में, पिक्चर्स में आपने देखा होगा कि साइनाइड मिला दो पानी में या खाने में और वो जो बंदा है वो खाता है और उसका फिर थोड़ी देर बाद खलास खत्म हो जाता है। साइनाइड, साइनाइड कैसे असर करता है बॉडी पे कि सामने वाले की डेथ हो जाती है, वो भी हम समझेंगे। साइनाइड जो है ना वो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स 4 का जो कंपोनेंट है कॉपर बी, उसको इनहिबिट, उसको ब्लॉक कर देता है, कॉपर बी के फंक्शन को जाके हिंडर करता है। हिंडर मतलब कॉपर बी के फंक्शन को अफेक्ट करता है, कॉपर बी अच्छे से अपना फंक्शन नहीं कर पाता क्योंकि साइनाइड जाके ब्लॉक कर देता है कॉपर बी को। अब कॉपर बी, अगर आपके ब्लड में साइनाइड है, आपके बॉडी में साइनाइड है, तो कॉपर बी का फंक्शन रुक जाएगा। आपको पता है कॉपर बी जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन O2 को देता है, 2 इलेक्ट्रॉन O2 को देता है। आप सांस तो ले रहे हो, आपके बॉडी में ऑक्सीजन तो है, लेकिन अब आपके बॉडी में साइनाइड है, तो कॉपर बी से, जो कॉपर बी तो ब्लॉक हो गया, तो कॉपर बी से ये 2 इलेक्ट्रॉन O2 के पास नहीं जा पा रहा। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो जो कॉम्प्लेक्स 4 है क्या वो सही से काम कर पाएगा? नहीं। कॉम्प्लेक्स 4 सही से काम नहीं करेगा तो कॉम्प्लेक्स 3 सही से काम नहीं करेगा, कॉम्प्लेक्स 3 सही से काम नहीं करेगा तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो हमारा कॉम्प्लेक्स 4 है ये तो ब्लॉक हो ही गया। देखो यहाँ पे मैंने एक क्रॉस बनाया है, जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये जो पूरा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट है ना रुक जाएगा क्योंकि कॉपर बी आगे ब्लॉक हो चुका है। समझ रहे हो? अगर सामने ही कोई दिक्कत आ जाए, सामने, ठीक है, समझो ना, एक एक नल है, नल से पानी जा रहा है पाइप से, सामने में अगर आप कचरा लाके फंसा दिए तो पीछे वाली सारी जो पानी आ रही थी, पानी का फ्लो रुक जाएगा। समझते हो ना? अगर आपने ही कुछ, सामने में ही कुछ दिक्कत हो गया, नल है, नल पानी चलाते हो, नल सामने आके कुछ फंस गया नल के, तो पूरा पानी का फ्लो रुक जाता है। तो उसी तरीके से अगर यहाँ ये जो कॉपर बी डगमगा गया तो कॉपर ए, साइटोक्रोम ए, सब पूरा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा, कॉम्प्लेक्स 4 सही से काम नहीं करेगा तो कॉम्प्लेक्स 3 काम नहीं करेगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट, ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा। अगेन सब कुछ, कॉम्प्लेक्स 3 रुका, कॉम्प्लेक्स 2 रुकेगा, कॉम्प्लेक्स 1 रुकेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स 2 और कॉम्प्लेक्स 1 अपने इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 को ही देते हैं, राइट। तो NADH2 सही से काम नहीं करेगा, FADH2 नहीं, तो NADH2 से फिर NAD प्लस नहीं बनेगा, FADH2 से फिर FAD प्लस नहीं बनेगा। तो आपको पता है अगर NAD प्लस FAD प्लस नहीं बनता है तो फिर क्रेब्स साइकिल, क्योंकि इनको तो क्रेब्स साइकिल में जाना है NAD प्लस और FAD प्लस को, तो पूरा क्रेब्स साइकिल डगमगा जाता है, लिंक रिएक्शन डगमगा जाता है क्योंकि उसमें NAD प्लस नहीं जा पाता, ग्लाइकोलाइसिस डगमगा जाता है, तो पूरा मेटाबॉलिज्म फिर गड़बड़ हो जाता है क्योंकि एनर्जी नहीं बन पाती। ETS से तो एनर्जी बनेगी, फिर आपका वापस से वो जो बंदा जिसने साइनाइड खाया उसका स्वाहा हो जाता है। तो इस तरीके से साइनाइड जो है वो अपना फंक्शन करता है। वो क्या करता है, साइनाइड जाके कॉपर बी के फंक्शन को रोक देता है, कॉपर बी को ब्लॉक कर देता है, तो इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है। लेकिन कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं ना, उनका अलग ही तरीके से एवोल्यूशन हुआ है, उनके बॉडी में, उनके अंदर ये प्रोसेस तो चलेगा ही, लेकिन किसी कारण अगर CUB ब्लॉक हो गया साइनाइड के वजह से, साइनाइड के वजह से CUB ब्लॉक हो गया साइनाइड के वजह से, उस ऑर्गेनिज्म में एक ऑल्टरनेटिव ETS चलता है, एक और प्रोसेस चलने लगता है। एक्सक्यूज मी, यूजुअली तो यही चलेगा, लेकिन अगर उसके अंदर साइनाइड आ गया ना तो क्या होता है, सुनो क्या होता है।
ये जो UQ है ना, UQ से कहाँ जा रहा है इलेक्ट्रॉन, कॉम्प्लेक्स 3 के पास, राइट। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर कुछ अलग तरीके से एवोल्यूशन हुआ है वो साइनाइड के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उनके बॉडी में साइनाइड आ गया ना तो वो ऑर्गेनिज्म UQ से आगे कॉम्प्लेक्स 3 को अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देते, वो सीधा अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देते हैं, UQ से सीधा इलेक्ट्रॉन दे देते हैं O2 को। उनके पास एक स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम होता है, साइनाइड रेजिस्टेंट एंजाइम, ठीक है। वो क्या करते हैं, सीधा UQ से अपने इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 को देने के बजाय, क्योंकि UQ तो कॉम्प्लेक्स साइनाइड तो कॉम्प्लेक्स 4 को ना दिक्कत करेगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 3 भी काम करना छोड़ देगा, लेकिन UQ के पास तो इलेक्ट्रॉन गया है, तो UQ अपना इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 को देने के बजाय सीधा O2 को दे देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट O2 को, और ये O2 फिर प्रोटॉन लेता है और H2O बना देता है। तो ये ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके अंदर अलग ही एवोल्यूशन हुआ है, इस तरीके से एवोल्यूशन हुआ है कि इनके अंदर एक ऑल्टरनेटिव प्रोसेस फॉर ETS चलता है, एक ऑल्टरनेटिव प्रोसेस चलता है फॉर ETS। अगर ये पूरा पाथवे ब्लॉक हो गया जो यूजुअल है, तो ये पाथवे चलता है ETS का। कौन है ऐसे ऑर्गेनिज्म, सर नाम बताओ। स्पिनच, साग, साग खायो ना, साग की सब्जी, पालक पनीर, पालक साग, साग में भी कौन सा साग, पालक साग, ठीक है, पालक, स्पिनच, इनके अंदर होता है रेजिस्टेंट साइनाइड रेजिस्टेंट एंजाइम, और इसीलिए इनके अंदर ये अल्टरनेटिव प्रोसेस चलता है फॉर ETS। चलेगा तो यही, लेकिन अगर मान लो इनके अंदर साइनाइड आ गया स्पिनच के अंदर, तो ये अल्टरनेटिव प्रोसेस चला देते हैं फॉर ETS, ठीक है। तो स्पिनच जो है वो रेजिस्टेंट होते हैं, क्योंकि किसके प्रति, साइनाइड के प्रति, क्योंकि इनके अंदर एक साइनाइड रेजिस्टेंट एंजाइम है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आई होगी, ETS अच्छे से समझ में आया होगा। लेक्चर नंबर 13 14 अच्छे से देखिएगा, कोई भी डाउट आता है आप मुझसे पूछिए बेझिझक कमेंट सेक्शन में, मैं आपके डाउट को सॉल्व करूंगा, लेकिन डाउट अच्छा होना चाहिए, कोई भी फालतू का डाउट नहीं। कोई स्टूडेंट पूछेगा सर UQ का फुल फॉर्म बोलो, तो उसको मैं डिजिटल थप्पड़ लगाऊंगा, ठीक है, डिजिटल थप्पड़। डिजिटल थप्पड़ समझते हो ना, फिलहाल तो मैं भी नहीं समझता, बस बोल दिया समझ जाओ तुम लोग, डिजिटल थप्पड़ है। क्योंकि डाउट अगर छोटे छोटे डाउट है ना तो खुद गूगल करो, यूट्यूब पे आके पढ़ ले रहे हो, लेकिन छोटे छोटे डाउट गूगल नहीं कर पा रहे हो। फुल फॉर्म सर क्या है इसका, फुल फॉर्म पूछ ले, डेफिनेशन, बड़े डेफिनेशन तुमको फट से मालूम चल जाएगा, लेकिन डेफिनेशन गूगल पे पढ़ने के बाद भी उस डेफिनेशन में कोई चीज़ नहीं समझ में आया तब मैं, क्योंकि इससे तुम्हारा समय बचेगा। कोई तुम्हारे अंदर छोटा मोटा डाउट है, तुमने पूछ लिया, मैं उसका आंसर नहीं दूंगा, तुम बैठे रह जाओगे, क्योंकि तुम अपने तरीके तरफ से एफर्ट नहीं दे रहे हो। मैं अपने तरफ से एफर्ट दे रहा हूँ, इतना अच्छे से तुम्हें सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, एवरीथिंग, इतना एनिमेशन, इतना कलर वलर डाल के सब हाथ से लिखता हूँ, ये पूरे हैंड रिटन डिजिटल नोट्स है। ऐसा नहीं कि एक वाइट बोर्ड लगा हुआ है, लिख रहे पढ़ा रहे, तुम्हें अच्छे से इंटरैक्टिव लेक्चर्स प्रोवाइड करो ताकि तुम्हारा ध्यान लगा रहे समझने में। इतने अच्छे से कहानी की बना बना के समझा दो, तुम भी थोड़ा एफर्ट दो। हाँ, जिसके अच्छे डाउट है, मैं देखता हूँ डाउट, जिसके बहुत अच्छे डाउट होते हैं ना, ऐसा लगता है कि हाँ यार इस स्टूडेंट ने अच्छे से पढ़ा है, इसको एक अच्छा लेजिट डाउट है, ये समझाना चाहिए, तो मैं उसके ऊपर तुम्हें पक्का कमेंट करूंगा, तुम्हारे डाउट को सॉल्व करूंगा, ठीक है। लेकिन छोटे मोटे डाउट मत पूछो, कुछ अच्छा डाउट पूछो, डाउट भी ऐसा पूछो कि टीचर को लगे कि हाँ स्टूडेंट में कोई बात है, ठीक है। चलो, और ऐसे स्टूडेंट मुझे याद रहते हैं जो ऐसा डाउट पूछते हैं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ना कि हाँ ये स्टूडेंट अच्छे से पढ़ रहा है, ठीक है। तो आप भी अच्छे से पढ़ो, छोटा मोटा डाउट है उसको खुद से टैकल करो, ठीक है। बड़ी चुनौती आए तो उसके लिए मैं हूँ, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, थैंक यू, टेक केयर।